मेटल्स जो है ना, ये होते हैं कुछ दानवीय टाइप्स, यानी कि ये दान में देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो ये मेटल्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बनेंगे ना भाई, क्यों? क्योंकि देखो, जब बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। अब मान लो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब उसके पास क्या हो गया? एक्सेस में प्रोटॉन हो गया, यानी कि एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसीलिए जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं तो वो किस तरह के नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इतना ही नहीं, अगर इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। यस, जिसे हम थर्मोमीटर के अंदर देखते हैं। क्यों पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? भाई आसपास घूम के तो देखो, अगर आप ज्वेलरी की बात करो, चाहे टीवी की बात करो, चाहे रेफ्रिजरेटर की बात करो, चाहे आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो वायर से आ रही है उनकी बात करो, सब जगह आपको दिख जाएगा मेटल्स। उसी तरीके से अगर हम सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं सांस? बिकॉज वी ब्रीथ इन द एयर। एयर में क्या है? बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात कर लो, चाहे नाइट्रोजन की बात कर लो, चाहे कार्बन की ही बात कर लो। यार कार्बन जो हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो यार अब आसपास इतने सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जिनके बिना सर्वाइवल ऑलमोस्ट मुश्किल है, उनके बारे में पढ़ना तो बनता ही है। तो चलो एक रैपिड फायर खेलते हैं, फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से बताओ कुछ मेटल्स के नाम जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कम अक्रॉस करते हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, सोडियम, मैग्नीशियम। लंबी लिस्ट हो गई। आप इस लिस्ट में अपने और मेटल्स ऐड करते रहो, एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स जिनको हम डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में यूज जरूर करते हैं। अब डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के सरफेस को अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें एक चमक होती है, एक शाइन होती है, जिसे हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। इनफैक्ट इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स का यूज करते हैं टू मेक ज्वेलरी बिकॉज ऑफ इट शाइन। अगर बात करें हार्डनेस की, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। अब कौन सा मेटल कितना हार्ड होगा, दैट डिपेंड्स फ्रॉम मेटल टू मेटल। इनफैक्ट हार्डनेस ऑफ मेटल के टर्म्स में एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शंस अलग से डिस्कस करेंगे। मेटल्स की एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि इनको आप पतले वायर के फॉर्म में लेकर आ सकते हो, यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, और इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स का यूज करते हैं टू फॉर्म थिन वायर्स। आपने देखा होगा जब लेट्स टॉक अबाउट ज्वेलरी, ज्वेलरी में आपने देखा होगा गोल्ड की चेन बनती है। कैसे बन पाती है? क्योंकि गोल्ड में ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको थिन वायर के फॉर्म में बना सकते हो, राइट। इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि आप इनको थिन शीट्स के फॉर्म में भी बीट कर सकते हो, मतलब पीट पीट के ना पतली शीट बना सकते हो इनकी। एग्जैक्टली। एल्यूमिनियम फॉयल शायद आप सभी यूज करते होंगे अपने घर में खाना वगैरह पैक करने के लिए। सो व्हाट इज दैट? एल्यूमिनियम फॉयल बना होता है एल्यूमिनियम का ही, बट उसको इतना पतला एक शीट की तरह बना दिया जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कई मिठाइयों के ऊपर भी जो है ना सिल्वर की एक पतली सी शीट लगी होती है, राइट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, और इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी ये भी है दैट दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब जब आप उन्हें ऐसे करके स्ट्राइक करते हो, सो दे प्रोड्यूस अ साउंड, एंड दैट साउंड इज लाउड, एंड यू नो वो बजते ही जाता है। जैसे स्कूल की घंटी पहले के ज़माने में, अभी तो मतलब वो ट्रिंग ट्रिंग वाली बेल भी बजती है, बट पहले के ज़माने में अगर आपने देखा होगा को यूं यूं जैसे बजाया जाता था घंटा, तो क्या होता था, ऐसे ज़ोर से आवाज़ें होती थी, राइट। सिमिलरली इन टेम्पल्स इफ़ यू वुड हैव सीन और यू हैव हर्ड दैट साउंड ऑफ द टेम्पल बेल, तो वहाँ पे भी आपको ये मेटल के सोनोरस होने की प्रॉपर्टी झलकती है। अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। इनफैक्ट टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, यस। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनके कंपैरेटिवली कम मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली कम होती है, जैसे कि सिल्वर। अगर बात करें डेंसिटी की, तो मेटल्स की डेंसिटीज जनरली काफी हाई होती है, विच मीन्स ये काफी हेवी होते हैं। पता ही होगा आपको, जैसे आयरन या एल्यूमिनियम का जो सामान होता है ये कंपैरेटिवली काफी हेवी होता है, राइट। और इसमें भी अगर हम बिल्कुल हाईएस्ट डेंसिटीज वाली कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर फॉल करेंगे इरिडियम, ऑस्मियम जैसे मेटल्स, और दूसरी तरफ लीस्ट डेंसिटीज की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहां पर फॉल करेगा लिथियम। मेटल्स की तो बहुत तारीफ हो गई भाई, नॉन मेटल्स का क्या?
बहुत क्रिटिकल हैं वो भी, क्योंकि नॉन मेटल्स जैसा कि मैंने बताया, ये जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं क्या है, नॉन मेटल ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या है वो, नॉन मेटल ही है। पानी जो हम पीते हैं जिसके बिना गुजारा नहीं है, क्या है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो भी नॉन मेटल्स हैं। तो ऐसे समझ लो कि चाहे हीरा हो या कोयला, दोनों ही क्या है, कार्बन, और क्या है, दोनों ही नॉन मेटल्स। एग्जैक्टली। तो नॉन मेटल्स भी भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए। तो अब अगर साइंस के टर्म्स में बात करें तो नॉन मेटल्स कौन होते हैं, वैसे एलिमेंट्स जिन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन दान में नहीं देते हैं, बल्कि अगर कोई दे रहा होता है तो ये उन्हें ले लेते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए इनका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ नॉन मेटल्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम है व्हेन कंपेयर टू मेटल्स। इनफैक्ट अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो नॉन मेटल्स बेचारे एक कोने में रहते हैं, बाकी अधिकतर जो हमें चीजें दिखती हैं, अधिकतर जो एलिमेंट्स हमें दिखते हैं वो मेटल्स होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अगर इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स अधिकतर समय या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे पूरे अर्थ का, पूरे पृथ्वी का 50% क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। हमारे जितने ओशंस हैं, समुंदर, which we know they constitute such a high percentage of the entire planet, और उन ओशंस में क्या होता है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज सुपर डुपर आसान है। अगर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है तो यूं समझ लो जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी वो सब में नॉट लगा दो और वही हो जाएगी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। जैसे कि नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि इनमें शाइन नहीं होता है। जैसे कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं, ये नॉन मैलिएबल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं और इनकी डेंसिटीज भी लो होती है। केमिस्ट्री में ना कुछ ऐसा होता है कि केमिस्ट्री के साथ हाथ पकड़ के आता है एक्सेप्शन। अभी अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज में ही कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर लगा हुआ है, राइट। जैसे कि यही देख लो कि मेटल्स जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट इसका एक्सेप्शन कौन है, मरकरी, विच इज अ मेटल बट अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि हमने पढ़ा कि मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बट यहां पर भी एक्सेप्शन है। कौन है वो एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम। हमने ये भी पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर नहीं होता है, यानी कि उनमें शाइन नहीं होता है, बट यार यहां भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आयोडीन, जो कि एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें लस्टर है। हमने पढ़ा कि यार मेटल्स जो है ना इनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। बट क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉट रियली। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको छुरी से काट सकते हो। यस, हमने ये भी सुना, ये भी पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। ये इतने हार्ड भी नहीं होते जितने मेटल्स होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन? That is diamond. Yes, diamond is the hardest substance known. And what is diamond? Diamond is carbon and carbon is non-metal. हमने ये भी सुना कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट क्या इसका भी कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है, और इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि खुद कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे एक्सेप्शंस देख लिए एंड लेट मी टेल यू ये एक्सेप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके अलग अलग तरह के एग्जाम्स में इन एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दोनों तो हमने देख लिए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली, बट क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मेटल से मिलती हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल से मिलती हैं, मतलब दे आर लाइक मिक्स ऑफ बोथ। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन्हें क्लासीफाई करना इधर एज अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो इसीलिए एक तीसरा कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसे कहा जाता है मेटालॉइड। मेटालॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट में होता है या फिर इनका मिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटालॉइड्स के। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद किसकी बारी है?
ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब ये देखना है कि यार ये जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं ये रिएक्शंस कैसे करते हैं, मतलब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं या एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वही एजेंडा है हमारा अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जनरल तौर पे सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। अगर बात करें मैग्नीशियम की तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर बात करें कॉपर की तो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो वहां भी हमें क्या दिख रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो दिस इज हाउ द पिक्चर इज फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स। अब बात करते हैं इन मेटल ऑक्साइड्स की। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि दे बिहेव लाइक अ बेस। इतना ही नहीं, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सारे मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। हालांकि वहां भी बैठा हुआ है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कौन है, बेरियम, कैल्शियम और सारे ग्रुप 1 वाले जो मेटल्स हैं ये सिर्फ एक्सेप्शन है, यानी कि ये सॉल्युबल है। इसके अलावा सारे मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल। तो बच्चों ये नोटिस करते हैं हम कि ये जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं इनकी ऑक्सीजन के प्रति रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे विगरसली रिएक्ट करते हैं, जहां ऑक्सीजन दिखा फटाक से रिएक्ट कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, राइट। तो चलो कुछ ऐसे मेटल्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे मेटल्स की जो एकदम विगरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को आके ना दरवाजा नॉक करने की भी जरूरत नहीं कि भाई चलो आओ रिएक्ट करते हैं, नहीं, ऑक्सीजन दिखा नहीं कि बूम बिल्कुल बर्न कर जाते हैं ये विथ फायर, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ इतने विगरसली रिएक्ट करते हैं कि अगर आप सोडियम पोटेशियम को बस ओपन में रख दो, ओपन में क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, तो ये दे कैच फायर। इतना जल्दी और इतना विगरसली ये रिएक्ट करते हैं। इस वजह से सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल्स को स्टोर करना भी एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इसे हम ऐसे ही ओपन में तो रख नहीं सकते। इसीलिए इस तरह के मेटल्स को रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्ज करके, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ मेटल्स है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड। ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बट उतना विगरसली नहीं। तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप इनको छोड़ दोगे तो इनके ऊपर वाले सरफेस पे आप देखोगे कि एक ऑक्साइड का लेयर बन चुका है, यानी कि जैसे ही इन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मौका मिला इन्होंने फट से रिएक्ट कर लिया, बट फायर वायर नहीं हुआ, यानी कि इतना विगरस रिएक्शन नहीं हुआ, बट यस एक ऑक्साइड की लेयर बन गई इनके सरफेस के ऊपर। अब देखो इन ऑक्साइड लेयर का ना अपने आप में एक एडवांटेज है, बोलो क्या, ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन गई तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है तो अंदर जो मेटल की लेयर्स है वहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एडवांटेज ऑफ दिस थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अगला नंबर है आयरन का। अब आयरन जो है ना, आयरन मेटल एज सच जो है ये ऑक्सीजन के साथ इतना रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वहीं आयरन की जगह अगर हम आयरन फाइलिंग्स ले लें, छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स जो होते हैं पीसेस सॉर्ट ऑफ, ये काफी विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ। इसके बाद किसका नंबर आएगा, कॉपर। यस, तो कॉपर हम नोटिस करते हैं कि ये एज सच नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन अगर हॉट कॉपर की बात करें, यानी कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वैसे केस में कॉपर एयर के साथ रिएक्ट करके या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। अब आखिरी एकदम आखिरी लेवल पे आएगा सिल्वर एंड गोल्ड, जिससे हमारे काफी ज्वेलरी बनते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड इतने कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन कि टेम्परेचर बढ़ा देने के बावजूद भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो अभी देखो हमने जितने सेट ऑफ मेटल्स की बात की, शुरुआत की थी सोडियम पोटेशियम से, जहां पर रिएक्टिविटी एकदम विगरस था, विगरस रिएक्शन हो रहा था। उसके बाद हम आ गए थे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, इन पे यहाँ पर रिएक्शन था बट इतना विगरस नहीं था। उसके बाद हमने कहाँ पे देखा, उसके बाद हमने बात करी आयरन की, फिर बात करी कॉपर की, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड की। और जैसे जैसे हम नीचे आते गए हमने क्या देखा कि इन मेटल्स की ऑक्सीजन के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही थी। अब जहां पर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनने की बातें कर रहे हैं, वहां पर डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, एनोड पे हम कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एनोडाइजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक
थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, एक ऑक्साइड लेयर की परत डाल देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। क्यों डालते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये ऑक्साइड लेयर जो है फर्दर एल्यूमिनियम का कोरोजन होने से रोकता है, क्योंकि चूंकि वो ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है तो अब फर्दर जो अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो अनडिस्टर्ब्ड रह सकता है। ठीक है, अब कैसे हम ये लेयर डालते हैं ऑक्साइड की लेयर? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। देखो प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जो भी हमारा मेटल है, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो हम उस एल्यूमिनियम मेटल को एक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर देते हैं। एसिड इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स से यहाँ पर हमने ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, ये जो एल्यूमिनियम का जो हमारा मेटल था ये हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। अब जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे थ्रू H2SO4, तो क्या होगा, वहां पर आयोनाइजेशन होगा, है ना, H2SO4 में। एंड एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जमा होते जाता है, जो एल्यूमिनियम वाला इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर ऑक्सीजन फॉर्म होता जा रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी लेयर बनती जा रही है, ऑक्सीजन की लेयर बनती जा रही है, ऑक्साइड की लेयर बनती जा रही है बेसिकली, एंड दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। अब अगर मान लो ये जो रेजिस्टेंस है कि भाई ये ऑक्साइड की लेयर रहेगी ना तो हमारा ऑक्सीजन फर्दर कोरोड नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। अब अगर हम चाहें कि भाई कोरोजन बिल्कुल ना हो एल्यूमिनियम पे, तो उसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये ऑक्साइड का जो लेयर है ये जितना थिक हो उतना अच्छा है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या क्या करें हम इस एनोडाइजिंग प्रोसेस के दौरान, ताकि हमारा जो ऑक्साइड का लेयर बन रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर वो और थिक हो। बताओ क्या करोगे, कैसे बन रहा है ये ऑक्सीजन का लेयर, कब बन रहा है? इनफैक्ट ऑक्सीजन का लेयर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तभी तो ऑक्सीजन जा जाके एल्यूमिनियम के ऊपर जमा होता जा रहा है। तो अब सोचो कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा देर तक पास करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्साइड का लेयर बनेगा। जितना ज्यादा ऑक्साइड का लेयर बनेगा उतनी ऑक्साइड लेयर की थिकनेस होगी, राइट। तो इसका मतलब अगर हमें ऑक्साइड की लेयर को थिक करनी है तो हमें जिस ड्यूरेशन के लिए हम करंट को पास कर रहे हैं उसे बढ़ाना होगा। तो भाई ऑक्सीजन के बाद अब बारी है वाटर की, पानी की। मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो हम नोटिस करते हैं इन जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि ओवरऑल नेट वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल्स बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने लायक कि सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, प्लीज नोट दैट। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वाटर के साथ मेटल के रिएक्शंस का। तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि डिफरेंट मेटल्स किस तरीके से वाटर के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे वही हमारे सोडियम और पोटेशियम से, क्योंकि हमने देखा था कि ये कितना विगरसली रिएक्ट कर रहे थे विद एयर। सिमिलरली यहाँ पर वाटर के साथ भी ये बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऑब्वियसली हाइड्रोजन और एनर्जी रिलीज तो होती ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम की नेक्स्ट लेवल पे, तो कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट कैल्शियम के साथ वाटर का रिएक्शन होता है लिटिल लेस वायोलेंट। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो भाई मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कोल्ड और हॉट वाटर में क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, राइट। बन हालांकि यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इस दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि चूंकि साथ में ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो हाइड्रोजन की बबल्स की वजह से भी ऑफन सी दिस मैग्नीशियम थिंग फ्लोटिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बबल्स। ठीक है, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो कि ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट ये किससे रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर एकदम ठंडा, हॉट वाटर टेम्परेचर बढ़ाया, स्टीम मतलब टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, ये लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। मैंने बताया था ना, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहले वो ऑक्साइड बनाता है और वही ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली हाइड्रोक्साइड बनाता है। बट यहाँ पर इस केस में ये स्टीम के साथ रिएक्ट तो करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया, बट ये बनाते सिर्फ ऑक्साइड ही है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो बहुत ही लेस
वायलेंट है, वायलेंट तो बहुत दूर की बात है, बट वो इतना इंटेंस रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है या फिर आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। इसके भी बाद कुछ ऐसे मेटल्स भी आते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वाटर कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो, बट ये मेटल्स रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ। ओके, तो एयर और वाटर के रिएक्शन के बाद अब देखने की बारी है कि एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे मेटल्स। तो नोटिस किया जाता है कि इन जनरल मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये कौन बताता है? प्रेजेंस ऑफ बबल्स, एग्जैक्टली। तो नोटिस ये किया गया है कि मैग्नीशियम के केस में जब मैग्नीशियम एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, उस रिएक्शन के दौरान जो बबल फॉर्मेशन होता है वो फास्टेस्ट होता है, सबसे तेजी से बबल बन रहा होता है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो यानी कि इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है एसिड के साथ वो काफ़ी ज़्यादा विगरस है, राइट। तो इसीलिए अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें विथ एसिड्स तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। इनफैक्ट कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे कि कॉपर, जिनके केस में जिनको अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाएं भी बट हमें बबल्स दिखता ही नहीं है, यानी कि बबल्स बन ही नहीं रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो रिएक्शन एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब कॉपर जो है ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत कम रिएक्टिव है, जैसे कि गोल्ड उसमें से एक है जो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, यस, जिसके साथ गोल्ड रिएक्ट करता है, यस। कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी है जिसको आप बहुत सालों से पहन रहे हो, इट कुड बी एन ईयर रिंग, इट कुड बी अ रिंग, फिंगर रिंग, सो इट कुड बी एनी ज्वेलरी जिसको आप बहुत सालों से पहन रहे हो और धीरे धीरे ना उसकी शाइन कम होती जाती है, राइट। तो उसको अगर आप गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाओ, यानी कि सुनार के पास लेके जाओ, तो वो उसे बिल्कुल पॉलिश करके ना एकदम नया जैसा चमक उसमें ला देता है। क्या मैजिक करता है वो बेसिकली उस ज्वेलरी को एक सॉल्यूशन के अंदर डालता है, जैसे उससे निकालता है तो वो बिल्कुल चमकता हुआ बिल्कुल नया जैसा दिखता है। क्या होता है ये मैजिकल सॉल्यूशन? इसे हम कहते हैं एक्वा रिजिया। सो एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच इज़ अ freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid, यानी कि HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब इस एक्वा रिजिया सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। हालांकि HNO3 यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अकेले गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकेले गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। जब इन दोनों को 3:1 रेशियो में मिक्स करते हैं तब जो सॉल्यूशन बनता है वो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट इसीलिए इस एक्वा रिजिया, इस वर्ड का जो मतलब इसकी जो ओरिजिनेशन हुई है तो इसका मतलब होता है रॉयल वाटर, ठीक है। अब रॉयल तो होगा ही भाई, गोल्ड को डिसॉल्व कर रहा है तो रॉयल ही होना है ना, तो इसको रॉयल वाटर कहते हैं। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब चलो हम कहानी पे वापस जाते हैं कि भाई जब हम पुराने गोल्ड के आइटम को इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो होता क्या है, ऊपर से गोल्ड की एक पतली सी लेयर जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है, राइट, जिसकी वजह से जो अगली लेयर है दैट शाइनिंग लेयर इज अप एंड दैट्स हाउ यू सी कि वो जो आपका गोल्ड का ज्वेलरी था वो पॉलिश हो चुका है और बिल्कुल चमकता हुआ आपको दिख रहा है। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक्वा रिजिया वन ऑफ द वेरी फ्यू ऐसे रिएजेंट्स हैं जो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट्स। मतलब अगर एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो कहानी बड़ी सिंपल है, जो मेटल रिएक्ट कर रहा है अगर वो मेटल ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करता है, दूसरे वाले मेटल सॉल्ट में से मेटल को किक मार के हटाता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा पहलवान है भाई, जो ज़्यादा पावरफुल है वो दूसरे को भगा के उसकी जगह ले लेता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे मान लो अगर आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ
तो आयरन एक मेटल है जो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट यानी कि एक मेटल का सॉल्ट, कॉपर का सॉल्ट है ये इसके साथ। तो अब मुझे क्या पता है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर मैं देखूं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसे याद रखोगे अभी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ मैं ये बता देती हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज का अगर ऑर्डर देखोगे तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को किक मारेगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गया, ग्रेट। लेकिन यही अगर ये अदर वे राउंड होता, यानी कि अगर कॉपर रिएक्ट करता आयरन सल्फेट के साथ, तो उस केस में चूंकि कॉपर जो है वो कम पहलवान है, तो उस केस में कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसीलिए देखो ऊपर जो है, जो सबसे टॉप पे मेटल दिख रहा है, क्या है, के यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अगर थोड़ा सा रिकैप में जाके याद करो तो हमने ये भी देखा था, राइट, कि पोटेशियम बिल्कुल बर्न कर जाता है एयर के साथ, विगरसली एयर के साथ रिएक्ट करता है, विगरसली वाटर के साथ भी रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो भाई बनता है पोटेशियम का टॉप पे होना, राइट। और देखो पोटेशियम के बाद जैसे 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 आप नीचे जाते जाओगे, बिल्कुल नीचे की तरफ आपको सिल्वर, गोल्ड जैसे मेटल्स मिलेंगे जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अभी हमने जो रिएक्शन देखा था जहाँ पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, और मैंने बोला था कि आयरन ज़्यादा पावरफुल है। क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे अगर आयरन और कॉपर दोनों की पोजीशन देखो तो आयरन कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कैसे समझोगे कि भाई कोई डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, उसकी पोजीशन को देखते हुए, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसकी ऑर्डर को याद रखना ज़रूरी है। कैसे याद रखोगे, देखो हाइड्रोजन को पहले ढूंढ लो। क्यों, हाइड्रोजन के इसलिए ढूंढ लो क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, राइट। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन के जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करने पे जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो नाम है उनको आप ऐसे याद रख सकते हो। ऊपर है सोडियम पोटेशियम विच इज़ KNA, तो आप ऐसे याद कर लो, क्यों ना, Q इज फॉर K पोटेशियम, ना इज फॉर Na दैट इज सोडियम। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे सिंपल नाम से डे टू डे में काम आने वाले नाम हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर ले, फिर बोले तो Fe से फिर याद रहेगा, ले बोले तो लेड। ठीक है, क्यों ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर ले। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर वाला सीरीज का जो सीक्वेंस है वो याद रहेगा। हाइड्रोजन के नीचे तो एनीवेज बहुत ही कम मेटल्स हैं, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो वैसे ही याद रहेगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो हमें पता ही है कि भाई बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। तो बच्चा पार्टी, अभी तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े उसके ऊपर बेस करके आई थिंक हम फटाफट से क्विक रिकैप कर सकते हैं, क्विक डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बिटवीन मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। मेटल्स की अगर बात करें, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि वो दानवीर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इसीलिए दे आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। अगर बात करें ऑक्साइड्स की, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। दूसरी तरफ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो न्यूट्रल या फिर एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। तो ये जो है ये बेसिक नेचर के कभी नहीं होते हैं, या तो न्यूट्रल या फिर एसिडिक। अगर बात करें रिएक्शन की, वाटर के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स एंड देन मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अगर बात करें रिएक्शन विथ एसिड्स, तो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट्स। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अगर बात करें मेटल सॉल्ट्स की, तो जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं विथ सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। उसी तरह अगर बात करें दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स के केस में दे रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स के केस में सिमिलरली दे रिएक्ट विथ सॉल्यूशंस ऑफ नॉन मेटल्स। तो चलो अब देखें कि कैसा सिचुएशन होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं आपस में। तो देखो हमने क्या सीखा था कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दानवीर होते हैं, वो दान देते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स दान देते हैं।
नॉन मेटल क्या होते हैं, वो लेने वाले होते हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन मिल गया ये वो ले लेते हैं। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, एक देने वाला दूसरा लेने वाला, तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला देगा, लेने वाला इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यही होगा सिंपल सा इस रिएक्शन के अंदर। तो जैसे अगर हम बात करें एक मेटल की, लेट्स से सोडियम, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल उस एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी के दौरान सोडियम और क्लोरीन के बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड, या फिर जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, इतना तो समझ में आ गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 281, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे छुटकारा पा लिया तो स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन के केस में क्या है 287, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया तो ये 288 बन जाएगा, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो बिल्कुल एकदम आसान है, पिक्चर क्लियर है। सोडियम तू एक इलेक्ट्रॉन दे, क्लोरीन भाई मैं वही एक इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा, और हमारे बीच में बन जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और बना क्या, प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl, यानी कि एक सॉल्ट। तो चलो एक और एग्जाम्पल ले, लेट अस सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। यार MgCl2 जब बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है। अब आप सोचोगे कि यार NaCl के समय तो NaCl बना, MgCl के समय MgCl क्यों नहीं बना है, MgCl2 ही क्यों। देखो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो कैसा है 282, यानी कि मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नीशियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पा ले तो ये स्टेबल हो जाएगा, और मैग्नीशियम वही करता है क्योंकि भाई सबको स्टेबल होना है, तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। बट क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है कि नहीं, क्योंकि क्लोरीन का 287 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए, तो 2 क्लोरीन आ जाते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने ले लिया, और इस तरीके से क्या बन गया MgCl2। तो बच्चों अभी अभी हमने जो देखा कि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से जिस तरह के कंपाउंड्स बन रहे थे उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो चलो फटाफट से आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड होते हैं, एंड इनफैक्ट जनरली ये थोड़े हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये जनरली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इनमें इनसॉल्युबल होते हैं। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन मतलब इनको गलाने के लिए आप क्या करते हो, उसको हीट कर देते हो। तो जब ये मॉल्टन स्टेट में पहुंचते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ओवरकम हो जाता है ड्यू टू हीट, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में ले जाने के लिए आप हीट प्रोवाइड करते हो। तो एज अ रिजल्ट ये आयंस जो है ये फ्रीली मूव करने लगते हैं, एंड दैट्स हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। तो बच्चों ये तो थी कहानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल रिएक्शंस की। अब हम बात करने वाले हैं कि यार मेटल्स के बारे में इतनी सारी बातें हमने की, बट मेटल्स एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। सो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स मेजरली 2 जगहों पे भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। पहला तो है अर्थ क्रस्ट और दूसरा है सी वाटर। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी नेचुरली अकरिंग चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है, मतलब जो खुद से नेचर में खुद से ही एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ मेटल्स बहुत हाई परसेंटेज में पाया जाता है। जैसे मान लो कोई एक मिनरल है जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, और आयरन इस तरीके से उसमें प्रेजेंट है कि हम प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मिनरल में से। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब अब मान लो मुझे वो मिनरल है, उसमें आयरन है, आयरन के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट मुझे सिर्फ आयरन चाहिए, यानी कि मुझे आयरन को उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब एक्सट्रैक्ट करने के कई सारे खर्चे होंगे कि भाई वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके लिए मुझे क्या मशीन्स वगैरह चाहिए, तो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स इन्वॉल्व। तो अगर उन सारे कॉस्ट को बियर करते हुए भी अगर हम प्रॉफिटेबली आयरन को उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स, ठीक है। ओर, ये वर्ड सुना होगा, आयरन ओर, राइट, ओर यूज करते हैं। तो ओर क्या है, ओर बेसिकली वैसे मिनरल्स हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसके अंदर से हम प्रॉफिटेबली उस पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस तरह के मिनरल्स को हम ओर कहते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए अब मेटल, मिनरल्स, ओर्स, ये सारे क्लियर हो गए टर्म्स। मिनरल्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, मेटल, मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं मेटल्स। जब मिनरल्स के अंदर मेटल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए कि हम उसे प्रॉफिटेबली निकाल सके तो उन्हें हम कहते हैं ओर्स। ठीक है। अब बात करते हैं सी वाटर की। सी वाटर के अंदर भी, पानी के अंदर भी डिजॉल्व फॉर्म में बहुत सारे सॉल्यूबल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम का सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। समुद्र के पानी में नमक होता है ना, सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट फॉर्मेट में बहुत सारे मेटल्स वहाँ भी पाए जाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड है मतलब उसमें सोडियम तो है, मैग्नीशियम क्लोराइड अगर है तो उसमें मैग्नीशियम तो है। तो इस तरीके से सी वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है जहाँ पर मेटल्स अकर करते हैं। तो ये तो देख लिया कि मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और मेटल्स किस फॉर्मेट में पाए जाते हैं। अब जैसे मेटल्स फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, मतलब फ्री फॉर्म में, किसी और के साथ रिएक्ट करके किसी कंपाउंड फॉर्म में नहीं, या तो वो फ्री फॉर्म में पाया जाएगा या फिर वो कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि वो मेटल किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना के वो कंपाउंड फॉर्मेट में पाया जाएगा, या फिर वो अपने ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया या कार्बोनेट हो गया, यानी कि कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन इन सब के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड सल्फाइड के फॉर्म में पाया जा सकता है। एक चीज आप नोटिस करोगे कि मेटल ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। मेटल अक्सर ही ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत एबंडेंटली पाया जाता है अर्थ में और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो जहां भी कोई भी मेटल दिख जाता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है और इसीलिए ऑक्साइड फॉर्म में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे कहानी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते कैसे हैं उनके ओर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक लंबी लिस्ट दिख रही है मेटल्स की। तो यहाँ पे हम मेटल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। पहला कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। चूंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो क्या ऐसे मेटल्स कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर ही लेंगे, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं इस तरह के मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद अगला कैटेगरी जिसके अंदर आता है जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, ये सारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। ये जनरली ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स इन सब के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म होता है ऑक्साइड्स। उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और बहुत पर्याप्त मात्रा में अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, उसके भी नीचे आ जाते हैं बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। इस तरह के मेटल्स जो है ये एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसी और के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि इस तरह के मेटल्स किस फॉर्म में पाया जाएगा? फ्री स्टेट में। एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी और के साथ, तो ऑक्साइड, सल्फाइड वगैरह बनाएंगे कैसे, है ना? तो ये अधिकतर समय फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो 3 कैटेगरीज हमने बोली, पहला हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, फिर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स और फिर लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स। तो भाई लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स तो खुद एग्जिस्ट ही करते हैं फ्री फॉर्म में, तो इनको तो एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ओर्स वगैरह के साथ मिले हुए तो होते नहीं है किसी और चीज के साथ, है ना? तो अगर हम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की बात करें तो वहां पर हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वहां पर भी हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। इनफैक्ट इस मीडियम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में भी जो नीचे की तरफ है जैसे कि कॉपर, इनको एक्सट्रैक्ट करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। जो ऊपर की तरफ है इनको एक्सट्रैक्ट करने के तरीके भी थोड़े अलग होते हैं। तो चलो डिटेल में देखते हैं सबके लिए कैसे एक्सट्रैक्शन होता है। तो इससे पहले कि हम मेटल एक्सट्रैक्शन की बात करें, मेटल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं? ओर से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। बट डायरेक्टली हम ओर में से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट बोले तो ओर्स में ना ऑलरेडी बहुत सारे अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है गैंग। ठीक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग होता है, GNGUE, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज गैंग। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटीज होते हैं सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यार इसको धो धा के साफ कर देते हैं। ठीक है, और ऑलवेज धोने से वो साफ नहीं होता है, मतलब डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्प्योरिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर।
दोनों में जो भी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ मेथड लगाया जाता है जिससे हम इम्प्योरिटीज को ओर में से सेपरेट आउट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो पहले हम एनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं, उसके बाद उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन केस ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स। लो रिएक्टिविटी मेटल्स बोले तो जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो कम रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लेट्स से कॉपर की या मरकरी की, ये नीचे की तरफ लाई करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि इस तरह के जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये अपने सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कॉपर की बात करो तो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में, अगर मरकरी की बात करो तो मर्क्यूरिक सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो HgS है इसको हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इस सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लो अगर हम मरकरी की बात करें तो HgS था, इसको O2 के साथ रिएक्ट करवा के हम बनाते हैं HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। एक बार मरकरी का ऑक्साइड बन गया, उसको फिर हम रिड्यूस कर देते हैं टू गेट मरकरी यानी कि HgO को फिर हम हीट करते हैं टू गेट Hg यानी कि मरकरी। तो मिल गया ना मरकरी फ्रॉम द सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी, मिल गया ना, सल्फाइड से सिर्फ मरकरी आ गया, सुपर्ब। इसी तरीके से अगर कॉपर की बात करें तो ये कॉपर सल्फाइड फॉर्म में था, इसको हमने O2 से रिएक्ट कराया, हीट कराया, तो हमें क्या मिल गया, कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस कराया तो हमें क्या मिल गया, कॉपर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसीलिए ध्यान देना है, फोकस देना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमेशा याद रखो रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लो रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन इन केस ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। इस तरह के मेटल्स नेचर में पाए जाते हैं एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, ठीक है। यानी कि जिस ओर से हम इसे निकालने वाले हैं वो सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। चाहे सल्फाइड है तो उसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, चाहे कार्बोनेट है तो उसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हो कि हम डायरेक्टली सल्फाइड से ही रिड्यूस करके मेटल को क्यों नहीं निकाल रहे हैं, उसे हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, इसीलिए चाहे सल्फाइड हो या कार्बोनेट पहले हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सल्फाइड ओर्स के केस में हम करते हैं एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं करेक्ट रोस्टिंग, यानी कि सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें ऑक्साइड ओर मिल जाता है। अगर कार्बोनेट ओर है तो उसे हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, और उसमें भी हमें मिलता क्या है, ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज हम जिंक की बात करते हैं। जिंक सल्फाइड, अगर जिंक सल्फाइड ओर के फॉर्म में है तो ZnS को अगर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे प्लस O2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnO, जिंक का ऑक्साइड मिल गया। अगर मान लो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है ZnCO3, तब हमें इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट करेंगे स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, ZnO, ठीक है। तो यानी कि अगर कार्बोनेट है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं, अगर सल्फाइड है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे जिसे रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑक्साइड तो बना दिया इसका। अब ऑक्साइड में से मेटल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। रिडक्शन कौन कराता है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके अलावा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसीलिए लेटर से कि अगर आयरन का ऑक्साइड और है, इसको आप एल्यूमिनियम से रिएक्ट करोगे तो देखो आयरन रिड्यूस हो रहा है, आपको मिल जा रहा है, आयरन एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। उसी तरीके से मैंगनीज के ऑक्साइड के साथ अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराओगे तो वहां पर भी देखो एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और मुझे मैंगनीज ऑक्साइड से क्या मिल जा रहा है, मैंगनीज मिल जा रहा है,
राइट तो इस तरीके से ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम कार्बोनेट या सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ईदर बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन। दूसरे स्टेप में हम ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट टू गेट द मेटल। तो चलो अब देखते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं फॉर हाई रिएक्टिविटी मेटल्स। जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसे केसेस में दिक्कत ये आती है यार कि इनके कंपाउंड से सिर्फ कार्बन जो है ना अकेले इनके कंपाउंड से इन मेटल्स को हमें दे नहीं पाता है। मतलब कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो जब भी हम कार्बन से किसी भी मेटल के ऑक्साइड को अभी तक रिएक्ट करवा रहे थे तो मुझे मेटल ऑक्साइड में से मेटल मिल जा रहा था, बट अब वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स इतने रिएक्टिव हैं, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि भाई इनको ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो ये अपने ऑक्साइड में से छूटते ही नहीं है। इनको कार्बन से उतना लगाव नहीं है जितना इनको ऑक्सीजन से लगाव है, तो भाई ये अपने ऑक्साइड में ही बैठे रहते हैं। तो कार्बन बेचारा जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि ये इन मेटल्स को भी, इतने हाई रिएक्टिव मेटल्स को भी उनके ऑक्साइड में से बाहर निकाल लाए। तो इसीलिए कार्बन बेचारा यहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एक दूसरा मेथड ऑफ रिडक्शन जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरह के जो हैवी रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनको हम इनके ही मॉल्टेन क्लोराइड से पाते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे मान लो अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो NaCl के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी कि जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है, जो Na+ है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं। यानी कि कैथोड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, उसमें जमा हो जाते हैं सोडियम, और एनोड विच इज़ द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, उसमें जमा हो जाते हैं क्लोरीन। इस तरीके से हमें सोडियम मिल जाता है, कहाँ से, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी मेथड्स डिस्कस किए, मतलब बेसिकली मेटल हमारा हाई रिएक्टिव हो, मॉडरेटली रिएक्टिव हो या फिर लेस रिएक्टिव हो, सभी केसेस में हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। अब मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद भी जो मेटल हमें मिलता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन इम्प्योरिटीज को मेटल में से रिमूव करें ताकि हमें प्योर मेटल मिले, और इसे ही हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो एक तरीका जो यूज किया जाता है, जिसे एम्प्लॉय किया जाता है मेटल्स को रिफाइन करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मतलब वही इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस से ही हम इन मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी लोहे के सामान को अगर आप वाटर और एयर में एक्सपोज्ड छोड़ दो बहुत दिनों तक, कई दिनों तक अगर छोड़ दो बाहर, ठीक है, मान लो आपके घर में कोई लोहे का सामान है, लोहे की बाल्टी है या लोहे का कोई बर्तन है, उसको अगर आप बाहर छोड़ दो सो दैट इट इज एक्सपोज टू एयर, और वहाँ पे मॉइस्चर भी है, उससे भी ये एक्सपोज्ड है, पानी और वाटर दोनों से एक्सपोज्ड है, तो कई दिनों के बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ गई है जिसे हम कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इस तरह का जो फिनोमेनन है, ये सिर्फ आयरन के लिए ही नहीं, और भी कुछ मेटल्स हैं जहां पर इस तरह की रस्टिंग जैसी फिनोमेनन होती है, जैसे कि कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम, उनके ऊपर भी इस तरह की लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मेटल आसपास के एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। तो कैसे रोक सकते हैं हम कोरोजन को, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि भाई कोई भी आर्टिकल जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो कोरोड ना हो? कई तरीके हैं, जैसे कि कुछ सिंपल तरीके हैं, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग। क्या होता है इससे, चाहे पेंट कर दो, चाहे ऑयल लगा दो, चाहे ग्रीस लगा दो, इससे क्या होता है, वो मेटल का जो एयर के साथ कांटेक्ट था उसके बीच में एक लेयर आ जाती है, तो यानी कि इनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए ये कोरोजन का जो प्रोसेस है ये हो नहीं पाता है, क्योंकि वो जो मेटल है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर नहीं पाता है, बीच में क्या आ जाता है, एक बाउंड्री आ जाता है, राइट। तो इसीलिए पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग हेल्प करता है। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। इसके अलावा एलॉइंग एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। तो चलो फटाफट से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। तो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम स्टील या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। कैसे? बाय गिविंग देम अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन मतलब उसमें जिंक डाल दो, ताकि क्या होगा,
आयरन का जो है एयर या मॉइस्ट एयर के साथ इंटरेक्शन स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज बीच में आ जाएगा जिंक। तो जिंक जो है कोरोजन को होने नहीं देगा या फिर रस्टिंग को होने नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैच है कि भाई जिंक एग्जैक्टली कैसे कोरोजन को प्रिवेंट करता है। तो एक्चुअली लॉजिक सिंपल सा ये है कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से कम है। रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से टर्म आ गया, तो आप अपने हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए ये समझ लो कि जिंक का जो ऑक्सीजन के प्रति रिएक्शन जो है ना, मतलब जो रिएक्टिविटी है वो कई ज़्यादा है कंपेयर टू आयरन। ठीक है, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इस वजह से मान लो अगर ये जो जिंक का लेयर हमने डाला था ना आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो लेयर टूट भी जाता है कहीं कहीं से, तभी भी इट इज़ इफेक्टिव। वाई? क्योंकि जब तक वहाँ पे जिंक है, जब तक वहाँ पे थोड़ा बहुत जिंक भी है, ऑक्सीजन जैसे ही आसपास में दिखेगा तो कौन पहले रिएक्ट करेगा? जिंक रिएक्ट करेगा। किसको बचा लेगा? आयरन को रिएक्ट करने से बचा लेगा, यानी कि रस्टिंग को होने से बचा लेगा। तो जब तक थोड़ा बहुत जिंक भी है तब तक जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा और आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देगा। और इसी लॉजिक के साथ जिंक जो है रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, और हम कह सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन जो है इस तरीके से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर पाते हैं। अब गैल्वेनाइज करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तरीके से भी हम गैल्वेनाइज कर सकते हैं, हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली वो जिंक का लेयर हम डालते कैसे हैं उसके भी कई अलग तरीके होते हैं। तो बच्चों एक और बहुत इफेक्टिव तरीका टू प्रिवेंट कोरोजन इज एलॉइंग। एलॉय होता क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मतलब एक मेटल की बजाय उसी मेटल के अंदर एक और नॉन मेटल या एक और कोई मेटल को मिला देना। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो उस मेटल की जो अकेले की प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन के एक बर्तन को यूज करें, दूसरी तरफ अगर हम स्टेनलेस स्टील यूज करें, स्टेनलेस स्टील में भी आयरन होता है बट उसमें आयरन के साथ साथ और भी कुछ कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। चलो ये आपका होमवर्क है, ढूंढो और ढूंढ के बताओ कि स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ का एलॉय है। एक चीज़ तो उसमें से आयरन है, ठीक है, बट आपने खुद नोटिस किया होगा कि स्टेनलेस स्टील जो है वो कोरोड नहीं करता है इतनी आसानी से जितनी आसानी से आयरन के यूटेंसिल्स करते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए एलॉइंग से क्या होता है, जैसे ही हम दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है और उस चेंज की वजह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि एक एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर एक एलॉय की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्योर मेटल से काफी कम होती है। तो